गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा अध्याय दिल्ली की सुल्तान, इसमें हमने ये पूरा पेज आपको पहले भेज दिया है। आज हम इस तालिका के आधार पर दिल्ली के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि दिल्ली पे किन किन वंश के लोगों ने शासन किया है। इसमें दे रखा है राजपूत वंश, जिसमें तोमर अनंगपाल था, जो कि 1130 से लेकर 1145 तक उसने शासन किया दिल्ली पर। इसके बाद चौहान 1165 से लेकर 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मुख्य है 1175 से लेकर 1192 तक। इनके बाद तुर्की शासक आए 1206 से 1290 ईस्वी तक। तुर्कों ने अपना शासन किया दिल्ली पर, जिसमें सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसके बाद खिलजी वंश का शासन आया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। इनके बाद तुगलक वंश ने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, जिसमें प्रमुख थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। अलाई दरवाजा भी दिखाया गया है इसमें। अगला है सैयद वंश 14 से लेकर 1451, खिज्र खान के द्वारा शासन किया गया। इसके बाद लोधी वंश आया, जिसमें बहलोल लोधी प्रमुख था। 1451 से लेकर 1489 तक इसने अपना शासन किया। इस प्रकार से हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, शासकों के बारे में अध्ययन किया है। अब हमारा टॉपिक है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना हर जगह जहाँ भी अभिलेख और सिक्के मिले हैं या भवन निर्माण मिले हैं, हमने उनमें देखा है उस इतिहास के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने उनको बनाया है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख यानी एक वचन, त्वारिख यानी बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा पारसी में लिखी गई थी। ये पत्तों पर लिखी गई थी, ये पांडुलिपियाँ लिखी जा रही है पत्तों पर। चित्र में दे रखा है पांडुलिपि को तैयार करने के 4 कारण। पहला, कागज़ तैयार करना। दूसरा, लेखन कार्य। तीसरा, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुशब्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। और जिल्द तैयार करना, उसके ऊपर का जो पुष्टा होता है उसे तैयार करना। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं। राजा सैनिक के बिना नहीं और सैनिक वेतन के बिना नहीं। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे कुशल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। इस प्रकार का न्याय चक्र था। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें कि त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा, ये लेखक अफसर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। दे रखा है टॉपिक जन्मसिद्ध अधिकार।
जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, नाराज थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब कल हमारा टॉपिक रहेगा रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार।